हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मिजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन इंडियन जीके, जेएंडके जीके एंड कंप्यूटर सेक्शन पे। यहाँ पे हमारे पास इंडियन जीके पे हमारे पास 25 एमसीक्यूज रहने वाले हैं, जेएंडके जीके पे बेस्ड हमारे पास 10 एमसीक्यूज रहने वाले हैं और कंप्यूटर सेक्शन पे हमारे पास 15 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। एज अ टेस्ट रहेंगे। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना है और वीडियो के एंड पे आपने बताना है कि 50 में से आपने कितने क्वेश्चंस यहाँ पे ठीक किए। ठीक है। बाकी अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, प्लेलिस्ट में वीडियोस पड़े होंगे, जाके देख लेना, काम आएंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको डेली हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। जल्दी से सभी एस्पायरेंट क्लास को लाइक कर दें और हम अपने इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइंड। आपको बताना है कि पूना पैक्ट कब साइंड हुआ था। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर चूज करना है। आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है सितंबर 24, 1932। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको मालूम होना चाहिए 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट जो है ये साइन किया गया था। किसके बीच में? महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में। कहाँ पे? यरवेदा जेल में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। यरवेदा सेंट्रल जेल जो कहाँ पे थी? पुणे में थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और किस लिए ये हमारे पास कि ग्रांट करना सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, द पूना पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। आपको बताना है कि पूना पैक्ट ये एग्रीमेंट किसके बीच में था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर। ओके, याद रखना है कि पूना पैक्ट जो है ये हमारे पास साइन किया गया था। किसके बीच में ये एक एग्रीमेंट था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में था। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लास्ट प्रिंसली स्टेट्स टू इंटीग्रेट इनटू इंडिया। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लास्ट कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जो हमारे पास इंटीग्रेट हुई थी इंडिया के साथ। तो आपको आंसर बताना है, क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारे पास हैदराबाद। ठीक है, याद रखना हैदराबाद जो थी ये वन ऑफ द लास्ट प्रिंसली स्टेट थी जिसने इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया था। आपको याद रखना है कि हमारे पास लास्ट कौन सी ऐसी तीन प्रिंसली स्टेट्स थी। तो ये हमारे पास एक तो हैदराबाद थी, एक हमारे पास जूनागढ़ थी। नोट कर लो, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, जूनागढ़ थी और एक हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये लास्ट की तीन प्रिंसली स्टेट्स थी जिन्होंने इंडिया के साथ इंटीग्रेट किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। आपको बताना है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बाउंड्री लाइन है इसका नेम क्या है। तो आप सबने आंसर चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दुरंद लाइन। याद रखना, दुरंद लाइन जो है ये हमारे पास नेम है बाउंड्री लाइन का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, तो याद रखना जब हम बात करते हैं रेड क्लिफ लाइन की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमारे पास बाउंड्री लाइन है जो डिमार्केट करती है टू बाउंड्रीज। किसके बीच में? अगर हम बात करें इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। यहीं पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास मैकमोहन लाइन जो है ये हमारे पास किसके बीच में है। तो यहाँ पे ये हमारे पास इंडिया एंड चाइना के बीच में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास तिब्बतियन रीजन है चाइना का और जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट रीजन है इंडिया का, तो ये दोनों जो बाउंड्रीज हैं डिमार्केट की जाती हैं किसके थ्रू? मैकमोहन लाइन के थ्रू। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जो जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ है कि हमारे पास हिंडनबर्ग लाइन जो है ये किसके बीच में है। तो याद रखना, नोट कर ले आप, हिंडनबर्ग लाइन बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं, जर्मनी एंड पोलैंड। तो आपने याद रखना है कि हिंडनबर्ग लाइन जो है ये बाउंड्री है किसके बीच में? जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, विच कंट्री इज रेफर टू एज द गोल्डन लैंड एंड द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडाज। आपको बताना है कौन सा कंट्री रेफर किया जाता है गोल्डन लैंड के तौर पे एंड द लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडाज के नाम से जाना जाता है। क्या आंसर रहेगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है म्यांमार। ओके, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इमेजिनरी लाइन पासिस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया। आपसे पूछा गया है कौन सी ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो पास होती है मिडल ऑफ इंडिया से, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पास होता है मिडल ऑफ इंडिया से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक चीज और याद रखना, आपसे एग्जामिनर पूछता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपने याद रखना है 8 स्टेट्स। कितनी? 8 स्टेट्स। और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कौन कौन सी स्टेट्स, यहाँ पे आपने याद रखना है। देखिए मैं ट्रिक के थ्रू आपको समझा देता हूँ, आपको याद भी रहेगा। एक ट्रिक नोट करें आप अपनी नोटबुक पे, वेस्ट में नोट करें, वेस्ट में गुजरात, वेस्ट में गुजरात राजस्थान, ये चीज नोट किया आपने, ठीक है। वेस्ट में गुजरात राजस्थान, ओके। फिर आगे लिखें आप मुझे, मुझे झारखंड, झारखंड चाहिए था, ठीक है। उसके आगे आप लिखेंगे चाहिए था, ये लाइन लिखे आप। अब यहां पे समझना, मैंने कहा आपको कि 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मैंने यहाँ पे क्या नाम लिया, मैंने कहा कि वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। अब यहां पे आपने ध्यान देना है, डब्ल्यू से क्या होगा, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, क्योंकि पूछा जाता है ना कौन कौन सी स्टेट से पास होता है, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ पे एम ई में, अब यहाँ पे आपने मैं पढ़ना है, मी नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। ये ऐसा ट्रिक है, आप इसका कोई लेना देना नहीं है, बस आपको इजिली याद हो जाए। ताकि एम से क्या होता है, एम से मध्य प्रदेश यहाँ पे आएगा, एमपी, ठीक है। अब देखिए गुजरात, जी से आ गया गुजरात, ठीक है, इतना समझ आ गया। फिर देखिए राजस्थान, आर से आ गया राजस्थान। मैंने जैसे कि आपको बोला वेस्ट में गुजरात राजस्थान, डब्ल्यू से वेस्ट बंगाल, एम से मध्य प्रदेश, गुजरात, आर से राजस्थान, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे मुझे का एम जो है ना, एम से आ गया मिजोरम, एम से क्या आ गया, मिजोरम, ये आप नोट करें नोटबुक पे। और जे से झारखंड तो हो गया, ठीक है। और चाहिए था, लास्ट पे वर्ड क्या थे, चाहिए था। सी से छत्तीसगढ़, ठीक है, नोट करें, सी से छत्तीसगढ़। और लास्ट पे था का टी जो फर्स्ट है, टी से त्रिपुरा। इतना आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप ये ट्रिक याद रख लेना, वेस्ट में गुजरात राजस्थान, मुझे झारखंड चाहिए था। और वेस्ट का जो डब्ल्यू पहला वाला है उससे वेस्ट बंगाल, ओके। एम ई में आपने इसको पढ़ना है, तो एम से मध्य प्रदेश, जी से गुजरात, आर से राजस्थान, मुझे का जो एम पहला है उससे मिजोरम, झारखंड का झारखंड ही रहेगा। और चाहिए था सी जो पहला लेटर है, तो आपको याद रखना है सी से छत्तीसगढ़, और त्रिपुरा टी जो फर्स्ट है, तो टी से यहाँ पे त्रिपुरा। समझ आ गया, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, एट विच प्लेस डू द चंद्रा एंड बागा स्ट्रीम्स जॉइन टू फॉर्म द चिनाब रिवर। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी प्लेस पे जो चंद्रा एंड बागा स्ट्रीम से ये ज्वाइन करती हैं आपस में और ये चिनाब रिवर को बनाती हैं, क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे टांडी, याद रखना, एट टांडी, ये टांडी पे आपस में मिलती हैं तो किसको बनाती हैं, चिनाब रिवर को। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं, एट विच प्लेस डज द पिंदार रिवर जॉइंस द अलकनंदा रिवर। आपको बताना है कौन सी प्लेस पे पिंदार रिवर जो है ये हमारे पास ज्वाइन करता है अलकनंदा को, क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है कर्णप्रयाग, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए ये प्रयाग पूछे जाते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पंच प्रयाग, ये 5 सैक्रेड प्रयाग माने जाते हैं, तो याद रखना ये उत्तराखंड में है। सबसे पहले है देवप्रयाग, देखें कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर के मिलने से ये देवप्रयाग बनता है, ठीक है, जो हमारे पास गंगा रिवर को बनाते हैं। और यहाँ पे रुद्रप्रयाग, ठीक है ना, कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी रिवर, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं कर्ण प्रयाग की, तो कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड पिंदार रिवर। और फिर अगर हम बात करते हैं नंदा प्रयाग की, तो ये हमारे पास कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड नंदाकिनी रिवर्स। और लास्ट पे है विष्णु प्रयाग, तो ये किससे मिलके बनता है, कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड धौली गंगा रिवर्स। तो ये पॉइंट्स आपको काम आएंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने भूलना नहीं है। देखिए अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दें, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का बाइस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, व्हाट इज द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए मॉनसून क्लाइमेट। यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिक बताना है मॉनसून क्लाइमेट का, क्या आंसर रहेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अच्छा यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वर्ड मॉनसून है ये किस से निकला है, कम्स फ्रॉम द, कौन सी लैंग्वेज से निकला है? याद रखना अरबिक वर्ड, याद रखना अरबिक वर्ड से निकला है, मौसिम से, ठीक है, MAUSIM, नोट कर लो।
जिसका मीन क्या है? सीजन्स। इसका मीन क्या है? सीजन्स। तो ये भी कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर, तो आप याद रख लेना। ओके जी। नंबर 110 आपसे पूछा गया यहाँ पे, इन विच ईयर वाज द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड? बताएं क्या आंसर रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, याद रखना 1875। ओके, और याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखना इन द ईयर 1875 में इसका जो हेडक्वार्टर था वो हमारे पास कलकत्ता में था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, ये हमारे पास न्यू दिल्ली में है। ओके, तो दोनों पॉइंट आप याद रख सकते हैं। जब ये हमारे पास इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1875 में, तो कहाँ पे किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। और अगर अभी हम बात करते हैं तो न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आपसे पूछा गया, विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी ओन्ड बाय ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी? बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन में यही पूछा गया कि फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया टू बी ओन्ड बाय ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी, क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट्स में अगर आपको बता दूं इंडियन एयरलाइंस के बारे में या फिर एयर इंडिया के बारे में, तो 1911 में 1911 में फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट इंडिया में टेक प्लेस हुई थी बिटवीन आलाबाद एंड नैनी के बीच में। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आलाबाद और जगह का नाम क्या था? नैनी। ओके, ये आप याद रख लेना। और फिर यहाँ पे 1932 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, 1932 में टाटा एयरलाइंस की बात करें, अगर हम टाटा एयरलाइंस की बात करें तो ये अब एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे इसकी सर्विस शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी पूछे जाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 2007 में, अगर हम बात करते हैं इंडियन एयरलाइंस, जो इंडियन एयरलाइन है ना, ये मर्ज हो गई थी किसके साथ? एयर इंडिया के साथ। तो क्या बनाया था इसने? टू फॉर्म द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक पॉइंट और मुझे याद आया, पूछा जाता है, याद रखना कि फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू ऑब्टेन ए पायलट लाइसेंस एंड फ्लाई एन एयरक्राफ्ट, उनका नाम क्या था? इनका नाम था सरला ठकराल। ये पॉइंट आप नोट कर लेना। सरला ठकराल जो है ये बिकेम्स द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू ऑब्टेन ए पायलट लाइसेंस एंड फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या आंसर रहेगा? कितनी हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो लिस्टेड की गई हैं 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 22। ठीक है, कितनी है हमारे पास अभी? 22। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है ये लिस्ट की गई है 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए यहाँ पे भी आपसे और भी क्वेश्चन बनेंगे। एक चीज तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि एज ऑफ 2024 की बात करें तो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 22 है। पहला क्वेश्चन तो ये बन सकता है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि इनिशियल हमारे पास जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास बना था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली कितनी लैंग्वेजेस इंक्लूड की गई थी? तो याद रखना 14 लैंग्वेजेस। कितनी? 14 लैंग्वेजेस। फिर आस्ता आस्ता क्या हुआ, लैंग्वेज ऐड होती गई और हमारे पास सिंधी की बात करें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंधी यहाँ पे ऐड हो गई 1967 में। ठीक है, उसके बाद कोंकणी की बात करें, मणिपुरी एंड नेपाली की। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं के एम एन का मीन क्या हो गया? के से कोंकणी, एम से मणिपुरी, एन से नेपाली, ये ऐड हुई थी 1992 में। ठीक है, ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि बूडो की बात करें, डोगरी की बात करें, संथाली की बात करें या फिर मैथाली की बात करें, ये हमारे पास जो है ना ये ऐड की गई थी 2003 में। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। क्लियर। 343 आर्टिकल है, ये हमारे पास डिक्लेयर करता है हिंदी को एज द ऑफिशियल लैंग्वेज एंड जो इंग्लिश है उसको एज एन एडिशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये पॉइंट भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आप याद रखना। ठीक है, 113 आपसे पूछा गया है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे एडम स्मिथ। ओके, एडम स्मिथ जो है हमारे पास जाने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है, तो क्या बताएंगे? आपने याद रखना है इरेटोस्थेनेस। ओके, याद रखना इरेटोस्थेनेस जो है ये हमारे पास फादर ऑफ जियोग्राफी है। क्लियर। अगर आपसे फादर ऑफ हिस्ट्री पूछा जाए तो फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हीरोडोटस। ओके, हीरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 आपसे पूछा गया, डेयरी फार्मिंग इज ए पार्ट ऑफ विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? क्या आंसर होगा कि डेयरी फार्मिंग जो है ये कौन सा पार्ट है अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है प्राइमरी सेक्टर। डेयरी फार्मिंग इज ए पार्ट ऑफ
प्राइमरी सेक्टर। तो यहीं पे अगर एग्जामिनर आपसे पूछे प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, एग्रीकल्चर आता है, उसके साथ हमारे पास फिशिंग आता है, फिर हमारे पास माइनिंग आता है, फॉरेस्ट्री आता है, तो ये हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में ही इंक्लूड किया जाता है। और डेयरी फार्मिंग भी किसका पार्ट है, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। क्लियर जी। क्वेश्चन नंबर 115 आपसे पूछा गया है, द अटल इनोवेशन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। क्या आंसर रहेगा, अटल इनोवेशन मिशन वाज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। आप सबने सही आंसर दिया होगा। याद रखना है कि अटल इनोवेशन मिशन AIM की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 2016 में, 2016 में बाय द नीति आयोग। ओके, और गोल इसका क्या है, प्रमोट करना इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 आपसे पूछा गया, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए वैक्यूम। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास जीरो। याद रखना वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए वैक्यूम जीरो होता है, क्योंकि देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए वैक्यूम इज 0 मीटर्स पर सेकंड होता है ये। और ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड वेव्स को रिक्वायरमेंट होती है किसकी, पार्टिकल्स की। किस लिए, प्रोपागेट करने के लिए थ्रू ए मीडियम। लेकिन हमारे पास वैक्यूम में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होते, एंड देयर आर नो पार्टिकल्स इन ए वैक्यूम। तो ये आपने याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए वैक्यूम इज जीरो। ओके, एग्जामिनर पूछ लेता है कि वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी में आता है या फिर स्केलर में। तो याद रखना वेलोसिटी जो है ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका बोथ मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। आपको बताना है कि हमारे पास कन्वेक्स लेंस का क्या यूज है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये यूज्ड किया जाता है मैग्नीफाइंग करने के लिए ग्लासेस को, यूज्ड इन आई ग्लासेस, यूज्ड इन कैमरास। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस इसके बारे में ठीक है, सही है। अब यहीं पे आपसे पूछ लेगा कि हमारे पास कनकेव लेंस के क्या यूजेस हैं। तो आपने बताना है, यहाँ पे देखिए एग्जामिनर एग्जांपल्स दे देता है। जैसे फ्लैश लाइट की बात करें, फ्लैश लाइट में होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। यूज्ड इन टेलीस्कोप, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे कि टेलीस्कोप में भी हमारे पास किसका यूज होता है, कनकेव लेंस का यूज होता है। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और कनकेव लेंस का यूज मोस्टली किस लिए यूज किया जाता है, करेक्ट करने के लिए मायोपिया को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, विच इज आल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस। मायोपिया किस नाम से जाना जाता है, नियर साइटेडनेस के नाम से जाना जाता है। मायोपिया को पढ़ लेना, हाइपरमेट्रोपिया को और प्रेस बायोपिया को। यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर वर इंडियाज फर्स्ट मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुल्फ ऑफ कच्छ, और ये कहाँ पे है, गुजरात में। तो याद रखना, गुल्फ ऑफ कच्छ की बात करें तो यहीं पे इंडियाज फर्स्ट मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फर्स्ट मैरीन नेशनल पार्क क्रिएट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया। आपको बताना है कि फर्स्ट चेयरमैन हमारे पास फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के कौन से थे। क्या आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, KC नियोगी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये हमारे पास फर्स्ट चेयरमैन थे फाइनेंस कमीशन के इंडिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की बात करते हैं। हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा। आपसे पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट फीमेल, ठीक है, फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्या आंसर रहेगा, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सबने चूज किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है मीरा कुमार। ओके, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। ये हमारे पास फर्स्ट फीमेल स्पीकर रहे हैं लोकसभा के, ठीक है। अगर आपको ऐसे पूछा जाए कि हमारे पास फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन रह चुके हैं फीमेल को छोड़ के, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, जीवी मवालंकर। ओके, ये भी आप याद रखेंगे, कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। जीवी मवालंकर, ओके, वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 आपसे पूछा गया है, द ऑफिस ऑफ द UN जनरल असेंबली इज इन। बताएं क्या आंसर रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। ओके, याद रखना न्यूयॉर्क में हमारे पास UN जनरल असेंबली का ऑफिस है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा गया है। देखें इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आपने आंसर देना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लाया यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवेयर करने के लिए। आपसे पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर अकुरेंस इन इंडियन हिस्ट्री। चलिए, पहले है जलियांवाला बाग मसाकर, फिर है क्विट इंडिया मूवमेंट, फिर है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको बताना है करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको आंसर चूज करना है। ध्यान से आंसर चूज करें। आप सभी ने आंसर चूज कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देखिए, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सबसे पहले यही हुआ था, ठीक है, जिसे आप रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है ना। पास यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी आप सबको मालूम होना चाहिए। तो हमारे पास इंडियन नेशनल कांग्रेस हमारे पास 28 दिसंबर 1885 में बनी थी, ठीक है ना। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। फिर उसी के साथ हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जलियांवाला बाग मसाकर, आपको मालूम होना चाहिए कब टेक प्लेस हुआ। तो हमारे पास 13 अप्रैल 1919 में हमारे पास क्या होता है, जलियांवाला बाग मसाकर टेक प्लेस होता है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ लास्ट पे सेकंड दिया गया है क्विट इंडिया मूवमेंट, और ये कब हुई थी ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो क्विट इंडिया मूवमेंट हमारे पास कब टेक प्लेस हुई थी, इंडिया मूवमेंट हमारे पास 8 अगस्त 1942 में यहाँ पे टेक प्लेस हुई थी। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 3412। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आपने वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 आपसे पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स। क्या आंसर रहेगा, जल्दी से आंसर चूज करें। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताना है सीक्वेंस में क्या आंसर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखें ए में क्या है, फोर्थ नंबर पे पहले क्या दिया गया, लीग ऑफ नेशन। ये बनी थी 10 जनवरी 1920 में, 1920 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या है, नेटो। और नेटो का मीन क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये हमारे पास 4 अप्रैल 1949 में बनी थी, क्लियर। और फिर हमें मालूम होना चाहिए यूनाइटेड नेशन हमारे पास 1945 में बना था, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 में इस्टेब्लिश्ड ईयर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं WTO की, तो ये हमारे पास जनवरी 1 1995 में बना है। तो यहाँ पे तभी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप सबने सही आंसर दिया होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा गया, विच क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। क्या आंसर रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है सुरेश रैना। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। याद रखना सुरेश रैना जो है ये अपॉइंट किए गए हैं एज द यूथ वोटर अवेयरनेस एम्बेसडर फॉर जम्मू एंड कश्मीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 पूछा गया, विच सिटी इज होस्टिंग द 2028 समर ओलंपिक्स। क्या आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है लॉस एंजलिस। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे इंडियन जीके पे हमने 25 MCQs किए, आपने कितने ठीक किए ये आप बता देना। अब हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर जीके की। देखिए जेकेपी कांस्टेबल के टेस्ट चल रहे हैं और यहाँ पे 4 टेस्ट हो चुके हैं, जो हमने 5 नवंबर को पहला लिया था और लास्ट हमने 24 नवंबर को यहाँ पे 4th वाला लिया है। लास्ट वन हमारे पास 25 नवंबर को है, OMR बेस्ड टेस्ट है। जो अभी 4th टेस्ट हुआ, मैक्सिमम एस्पायरेंट का स्कोर यहाँ पे बन रहा है 70 से 80 के बीच में, क्लियर। और 84 यहाँ पे भी टॉपर रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप सबका जिन्होंने भी इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। अभी रात को काफी सारे मैसेज आ रहे थे कि JKPSI के लिए आप टेस्ट प्रिपेयर करें। यहाँ पे काफी सारा अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमें अपने टेस्ट के लिए, आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, लास्ट एग्जाम में भी नेगेटिव से बचना है, क्योंकि टेस्ट जो होते हैं ना, टेस्ट से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आप स्कोर कितना कर पा रहे हैं। नेगेटिव से कैसे बचना है, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, इसीलिए तो टेस्ट दिए जाते हैं। और OMR बेस्ड टेस्ट जो होते हैं ना, ये ज्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम ही OMR बेस्ड है। तो यहाँ पे आपको ये टेस्ट देने चाहिए। अगर कोई भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट है, सिर्फ 99 रुपी फी रखी है हमने। तो यहाँ पे 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलने हैं, आप दे सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया उसी नंबर पे आपने मैसेज करना है। यहीं पे अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए, तो इसके भी टेस्ट चल रहे हैं। यहाँ पे 4 टेस्ट हो चुके हैं, एक बच रहा है, 27 नवंबर को है। आप सबका भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिन्होंने भी ये टेस्ट दिया। तो यहाँ पे भी आपका स्कोर जो आ रहा है मैक्सिमम 50 से 60 के रेंज में आ रहा है। यहाँ पे 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो 64 और 65 के रेंज में अभी तक का जो टॉपर रहा है हमारे पास, ठीक है। कहने का मसला यह है कि आप टेस्ट दे सकते हैं। कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट अगर जम्मू एंड कश्मीर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट के लिए टेस्ट देना चाहे, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं जो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है। ओके, बाकी स्टडी मटेरियल भी अगर आपको चाहिए ना, तो 499 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। इसी में आपको पेड ग्रुप सब्सक्रिप्शन भी मिलेगी, आने वाले एग्जाम्स में भी हेल्प हो जाएगी। जैसे JKPSI की बात करें, NT की बात करें ओवरऑल, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जी के रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 126 पूछा गया, एज पर द महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शॉल हु रूल्ड जम्मू। क्या आंसर रहेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे बब्रुवाहन। ओके, बब्रुवाहन की बात करें अगर हम, तो ये हमारे पास एज पर द महाभारत आफ्टर द डेथ ऑफ किंग शॉल, यहाँ पे किसने रूल किया है, बब्रुवाहन ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह विजिटेड जम्मू ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच रूलर। कि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं ये विजिट किए थे जम्मू में किस रूलर के रूल के दौरान। क्या आंसर रहेगा,
इस क्वेश्चन का आंसर है गाजे सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपने सही आंसर चूज किया होगा। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 128 आपसे पूछा गया है कि जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तब कौन थे। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द साइनिंग ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 आपसे पूछा गया विच रूलर रेन इज कंसिडर्ड एज द गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू। कौन से ऐसे रूलर हैं जिनका रूल जो है कंसिडर किया जाता है गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू में। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मालदेव। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मालदेव के रूल की बात करें तो ये कंसीडर किया जाता है गोल्डन पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 पूछा गया द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेलिब्रेटेड इन अप्रैल इज कॉल्ड। कि ये हमारे पास हार्वेस्ट फेस्टिवल है और जम्मू एंड कश्मीर में ये अप्रैल में सेलिब्रेट किया जाता है। क्या आंसर है इसका? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बैसाखी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। मेज एंड व्हीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ विच एरिया। कि जो मेज और व्हीट है ये हमारे पास प्रोमिनेंट क्रॉप्स है कौन से एरिया की। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है जम्मू रीजन। ओके, मेज एंड व्हीट आर द प्रोमिनेंट क्रॉप्स ऑफ जम्मू रीजन। क्वेश्चन नंबर 132 की बात करते हैं विच रिवर इज ए मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ द झेलम रिवर। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लिदर। ओके, लिदर रिवर की बात करें तो ये मेजर ट्राइब्यूटरी है झेलम रिवर की। आप सबने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 133 की बात करते हैं द नीलम रिवर ऑल्सो नोन एज। कि जो नीलम रिवर है ये और किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है किशन गंगा रिवर। ओके, ये किशन गंगा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। बात हो रही है नीलम रिवर की। क्वेश्चन नंबर 134 द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 प्रोवाइड्स सिटीजंस विद द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है पब्लिक अथॉरिटीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट of 2005 provides citizens with the right to access information held by public authorities. Question number 135 J&K GK का लास्ट क्वेश्चन which is the largest freshwater lake in Jammu and Kashmir। इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर है वुलर लेक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए J&K GK बिल्कुल सिंपल रखी थी मैंने यहाँ पे क्योंकि इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स के हमें मैसेज आते हैं कि जो आपके मॉक टेस्ट हैं काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर में ऑफलाइन यहाँ पे दिए जा रहे हैं और ये हमें आप सबके ही मैसेज आते हैं। ठीक है ना, जो भी कोचिंग सेंटर में जाते हैं, जो भी वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, जिन्होंने भी पेड बैचेस लिए हुए हैं या फिर ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो आप भी एक काम करना, टेलीग्राम पे एक टेस्ट पड़ा हुआ है जो हमने फ्री लिया था। देखिए हमने तो सिर्फ 99 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। तो आपने क्या करना है, पहले वाला टेस्ट जो फ्री है वो आपने जाके अटेम्प्ट जरूर करना है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि टेस्ट देने क्यों जरूरी हो जाते हैं। ठीक है ना, बाकी आपका जो रिस्पांस मिल रहा है अच्छा मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 136 की बात करते हैं व्हाट डज यूएलएसआई स्टैंड्स फॉर। के यूएलएसआई की फुल एब्रीविएशन क्या है। अब यहाँ से कंप्यूटर सेक्शन स्टार्ट हो गया। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 137 की बात करते हैं द टेक्नोलॉजी यूज इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। कि टेक्नोलॉजी जो यूज हुई थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, इसमें किसका यूज हुआ था? तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का। और आपने इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर आएगा टेक्नोलॉजी के रिलेटेड के फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज हुआ, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में या फिफ्थ में। तो यहाँ पे सेकंड में ट्रांजिस्टर्स का यूज हुआ था। क्वेश्चन नंबर 138 व्हाट डज मॉडेम स्टैंड्स फॉर। मॉडेम की फुल एब्रीविएशन क्या है, आपको आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, मॉडेम की फुल एब्रीविएशन है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। नंबर 139 आपसे पूछा गया है डैश गेट्स इंस्टॉल्ड एंड स्टेज हिडन इन योर कंप्यूटर मेमोरी इट स्टेज इन्वॉल्व टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स विच इट इन्फेक्ट्स। क्या आंसर रहेगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखना यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन वायरस गेट्स इंस्टॉल्ड एंड स्टेज हिडन इन योर कंप्यूटर मेमोरी इट स्टेज इन्वॉल्व टू द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइल्स विच इट इन्फेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 140 पूछा गया व्हाट डज पोप स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ ईमेल। ईमेल के कंटेक्स्ट में पोप क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पोप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका फुल एब्रीविएशन पूछ सकता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 141 पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है ये किस तरह की एग्जांपल है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या आंसर रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करें तो ये एग्जांपल है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। क्वेश्चन नंबर 142 पूछा गया हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन एन IPv6 एड्रेस। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि कितने बिट्स होते हैं IPv6 एड्रेस में। क्या आंसर रहेगा? अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन का आंसर है 128 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 143 पूछा गया, फिशिंग इज ए टाइप ऑफ अटैक प्राइमरली यूज्ड टू स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यूजर डेटा इंक्लूडिंग लॉग इन, क्रेडेंशियल्स एंड क्रेडिट कार्ड नंबर्स। याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करते हैं, व्हाट इज ए फायरवॉल इन ए कंप्यूटर नेटवर्क। फायरवॉल क्या है कंप्यूटर नेटवर्क में? क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ए सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर्स एंड फिल्टर्स नेटवर्क ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, फायरवॉल के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड। कि ऐसा प्रोसेस जिसमें डिवाइड किया जाता है डिस्क को ट्रैक्स में और सेक्टर्स में, ये क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का आंसर है फॉर्मेटिंग। ओके, फॉर्मेटिंग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं, व्हाट डज यूडीएफ स्टैंड्स फॉर। यूडीएफ की फुल एब्रीविएशन क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, व्हाट डज एचडीडी स्टैंड्स फॉर। एचडीडी की फुल एब्रीविएशन क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है हार्ड डिस्क ड्राइव। ओके, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 की बात करते हैं, व्हाट डज डीपीआई स्टैंड्स फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमेज रेजोल्यूशन और मोस्ट सेंसिटिविटी। क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे डॉट्स पर इंच। डीपीआई की फुल एब्रीविएशन क्या है? डॉट्स पर इंच। क्वेश्चन नंबर 149 की बात करते हैं, व्हाट डज द कीबोर्ड शॉर्टकट अल्ट प्लस टैब डू। आपसे पूछा गया है कि अल्ट प्लस टैब जो ये हमारे पास शॉर्टकट की है इसका क्या यूज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्विचेस बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आल्सो नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और किस नाम से जाना जाता है? क्या आंसर होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज आल्सो नोन एज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। इस वीडियो में हमने 50 एमसीक्यूज डिस्कस किए। आपने कितने सही किए हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें, और पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हुए वो भी जाके देख लेना, काम आएंगे। ठीक है, बाकी आपको मैंने यहाँ पे स्टडी मटेरियल्स के बारे में बता दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आने वाले एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पिरेंट होगा तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर देना। आज के इस वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।